बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक। आज का जो लेक्चर है वो है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक पार्ट पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कुछ सीख लिया है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, फिर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड या नॉन कंजर्वेटिव फील्ड और उसके कंडीशन और क्लोज पाथ, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहले वो देख लें फिर इसकी तरफ आ जाए। सो वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड ये शो करें। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में कि ग्रेविटेशनल फील्ड विल कंजर्वेटिव इफ इट्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। वो टू कंडीशन क्या है कंजर्वेटिव फील्ड में, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। वो क्या था कि वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ क्लोज्ड पाथ इक्वल टू 0, एंड नंबर 2 ये था कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तो अगर ग्रेविटेशनल फील्ड पे हम वर्क डन मालूम करते हैं और वही दो कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गया, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है। तो आंसर इसका क्या होगा? Gravitational field will conservative if it satisfies the following two condition. Satisfy the following two condition. दो कंडीशन ये सेटिस्फाई करे तो फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड। वो दो कंडीशन क्या है? पहले आप लोग लिखेंगे यहां पे नंबर ए, वर्क डन बाय अ बॉडी, वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ क्लोज्ड पाथ इक्वल टू 0। मतलब टोटल वर्क डन क्या होगा along a closed path इक्वल टू 0। एंड नंबर 2 क्या होगा? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन कौन से है? वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ क्लोज्ड पाथ इक्वल टू 0 एंड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है तो किस तरह है? आप लोग पहले लिखे कंडीशन नंबर 1, वर्क डन बाय अ बॉडी इन अ क्लोज्ड पाथ इक्वल टू 0। तो यहां पे आप लोग एक क्लोज पाथ कंसिडर करें, कंडीशन नंबर 1। यहां पे आप लोग कंडीशन नंबर 1 का स्टेटमेंट लिखेंगे। अब यहां पे एक डायग्राम में बनाता हूं। सपोज करें ये एक क्लोज पाथ है, ये एक क्लोज पाथ है, ये आ गया पॉइंट नंबर ए, ये आ गया पॉइंट नंबर बी, ये आ गया पॉइंट नंबर सी। यहां पर एक बॉडी पड़ा है जिसका मास है m, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी और सी टू ए जाएगा, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करना है कि टोटल वर्क डन along a closed path इक्वल टू 0। along a closed path क्या है? ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर ए तक,
जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है उसको हम क्लोज्ड पाथ कहते हैं। तो ए से लेकर वापस ए तक जाना होगा और टोटल वर्क डन 0 जो है वो लाना हो। ठीक है, तो ये बॉडी ये डाउनवर्ड मोशन करेगा। अब यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो d है, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है फॉर एग्जांपल वो d2 है अकॉर्डिंग टू योर बुक, और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, d1। अब वर्क डन का इक्वेशन यहां पर लिख के क्या होगा, WT मतलब टोटल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर बी तक वर्क डन कितना है, प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, बी से लेकर सी तक कितना है, एन प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर स्टेरिक। अब यहां पे वर्क डन मालूम करना है ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक और सी से लेकर ए तक। ठीक है, तो पहले मैं मालूम करता हूं क्या, वर्क फ्रॉम ए टू बी। नंबर इसका ए पार्ट क्या है, वर्क डन मालूम करें ए से लेकर बी तक। तो ए से लेकर बी तक वर्क डन मालूम करना है। आप लोग क्या करें, ये वाला एक कंपोनेंट मैंने ड्रा किया, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, और यहां पे एंगल बनता है थीटा। अब देखो एक मास वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो है d, और इस पे जो फोर्स लगता है मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और फोर्स का डायरेक्शन इस पे डाउनवर्ड है। तो यहां पर भी एक खास किस्म का एंगल बन गया, थीटा हो गया। ये जो ब्लैक आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये फोर्स हो गया। ठीक है, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और यहां पे ये फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये क्या बन गया, एंगल बन गया। वर्क डन यहां पे कितना होगा, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट और ये थीटा। तो हम कहते हैं W A to B ये बराबर है F D cos ऑफ थीटा, F D cos ऑफ थीटा। अब ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब ये दोनों सेम है। अब मैं ये ट्रायंगल दोबारा कंप्लीट बनाता हूं। ठीक है, यहां पे जो एंगल है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो ब्लू है और रेड ये दोनों क्या है, सेम है। और से देखिए मेरे तरफ, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, इस पे फोर्स लगता है डाउनवर्ड। देखो ये बॉडी जो है डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इस तरह के ये एंगल आ रहा है। तो यहां पर भी एंगल सेम, 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 यहां तक। तो यहां पे जो एंगल है वो एंगल लास्ट तक क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल को मालूम करता हूं तो वो किस तरह करूंगा, ये डायग्राम दोबारा ले लें, ये वाला मैं लेता हूं, ये वाला पार्ट में कंसीडर करता हूं। ये हो गया D, ठीक है, ये हो गया D2 और ये हो गया D1। राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे ये एंगल बनता है, ये एंगल मैं मालूम करता हूं। यहां पे कितना है, वो राइट एंगल है 90 डिग्री है। तो आपके पास जो एंगल है ये वाला, ये राइट एंगल के सामने ये आपके पास क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये आपका हो गया बेस, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट साइड बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो क्या करना है, अगर मैं कहूं कि कॉस थीटा ये बराबर है, क्योंकि यहां पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर है किस चीज में, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गया बेस
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस पे क्या है d1 और हाइपोटेन्यूज पे क्या है d, मतलब cos थीटा बराबर हो गया d1 डिवाइडेड बाय d। cos थीटा किस चीज के बराबर हो गया d1 डिवाइडेड बाय d के बराबर हो गया। तो d1 किस चीज के बराबर हो, d1 बराबर है d cos ऑफ थीटा। इसको आप लोग नाम दे रहे इक्वेशन नंबर 2 और इसको आप लोग नाम दे रहे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज डेट, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा क्या है, इक्वेशन 1 इंप्लाइज डेट ये वाला W A to B ये बराबर है एफ डी cos ऑफ थीटा। तो अब यहां पे गौर से देखें, ये डी cos थीटा है और यहां पर भी क्या है डी cos थीटा है। तो मतलब इस डी cos थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करें, कौन सा d1 वैल्यू पुट करें। सो W A to B ये बराबर हो गया किस चीज के एफ d1 आ गया। ये कौन सा पार्ट था, ये इसका ए पार्ट था, W A to B हमने फाइंड किया। तो यहां पर देखे इसको आप लोग ए नाम ही दे दे, ठीक है। अब यहां पर क्या है नंबर बी फाइंड करना है। तो बी कौन सा पार्ट है, B to C है ये वाला, यहां से लेकर यहां पे। अब ये बॉडी तो यहां पे पहुंच गया, बी तक आ गया। अब यहां से ये आ जाएंगे किसके तरफ, सी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। किसकी तरफ बढ़ेंगे, सी की तरफ बढ़ेंगे। तो सी पे क्या होगा, ये हो गया पार्ट नंबर बी, W B to C। तो गौर से देखें, मैं ये वाला पार्ट जस्ट यहां पे बनाता हूं। ये हो गया बेटा क्या, ये B और ये हो गया C। ये बॉडी मूव होते हैं इस डायरेक्शन में, C पॉइंट पे पहुंचता है। लेकिन इस पे जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डाउनवर्ड लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है। इन दोनों के दरमियान अगर एंगल देखे तो कितना है 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है तो वर्क B to C क्या होगा, वर्क B to C इज इक्वल टू एफ d2 cos ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को आप लोग नाम दे रहे इक्वेशन नंबर बी नाम दे रहे, ठीक है। तो वर्क A to B भी हो गया, B to C भी हो गया। अब ये बॉडी यहां पे मूव होगा, तो यहां पर क्या है, ये वाला हिस्सा मैं मिटाता हूं, ठीक है, डायग्राम नहीं मिटाता। तो वर्क, ये बॉडी यहां पे पहुंच गया, यहां से इसने शुरुआत किया था, यहां पे ये आ गया था। इस पे जो वर्क डन है वो FD1 है, इस पे जो वर्क डन है B से लेकर C तक वो 0 है। अब ये बॉडी अपवर्ड मोशन करेगा, अपवर्ड मोशन करता है, लेकिन इस पे जो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड है। तो WC to A क्या होगा, नंबर C, WC to A, WC to A होगा बेटा WC to A ये बराबर है F, यहां पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट है D1 cos ऑफ थीटा। तो जो फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। और cos 180 बराबर है किस चीज पे, -1 के बराबर है। cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सो WC to A ये बराबर होगा FD1 और यहां पे -1 तो मैं लगाता हूं माइनस, ये आपके पास आ गया C। पुट इक्वेशन नंबर A इक्वेशन नंबर B
एंड इक्वेशन नंबर सी एंड इक्वेशन नंबर स्टेरिक। स्टेरिक इक्वेशन में इसको पुट करें तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर स्टेरिक में डायरेक्ट यहां पे पुटिंग करता हूं, WT इज इक्वल टू, ये आया है FD1, इक्वेशन नंबर ए में आप लोग देख सकते हैं ये आया है 0, ये आया है प्लस इनटू माइनस FD1, तो ये माइनस FD1 है और यहां पे प्लस FD1 है, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म इसके साथ खत्म, तो टोटल वर्क डन एंगलॉन्ग अ क्लोज पाथ इक्वल टू 0 आ गया। तो कंडीशन नंबर 1 हमने सेटिस्फाई किया क्या, हाँ बिल्कुल, टोटल वर्क डन एलॉन्ग अ क्लोज पाथ, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर डी, सी से लेकर वापस ए तक जब आएंगे तो टोटल वर्क क्या है वो 0 आ गया। ये कंडीशन नंबर 1 था। अब सेकंड कंडीशन में हमने पढ़ा है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, तो उसको प्रूफ करते हैं कि डिपेंड करता है या नहीं करता। अगर डिपेंड करता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा, अगर डिपेंड नहीं करता, सॉरी अगर डिपेंड करता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होगा, लेकिन अगर डिपेंड नहीं करता तो फिर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। तो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, ये आप लोग स्टार्ट में लिखेंगे, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इसको हम प्रूफ करते हैं कि किस तरह ये डिपेंड नहीं करता पाथ में। तो अगेन वही ट्राइंगल कंसिडर करें जिस तरह हमने इससे पहले लिया था। वो क्या था, वो कुछ इस तरह था, देखो वो इस तरह था। मैं 2 मार्कर से इसको बनाता हूं, 2 रंगों से, ये आ गया, ये आ गया। यहां पे हमने नाम दिया था इसको, ये A है, ये B है और ये C है। एक बॉडी है वो रिलीज करना है फ्रॉम A टू B, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 हो गया और पार्ट नंबर 2 ये है, ये जो रेड नजर आ रहा है आपको, यहां से भी रिलीज करना है, लेकिन टारगेट क्या है, B पॉइंट है, B तक लाना है। या इसको पार्ट नंबर 2 कंसिडर करें और इसको पार्ट नंबर 1 कंसिडर करें, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो मैंने जो रेड है यहां पे मैं लिखता हूं, रेड मैंने कंसिडर किया है पाथ नंबर 2 और जो ब्लैक है ये मैंने कंसिडर किया है पाथ नंबर 1। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम A टू C एंड A टू B, ठीक है, सॉरी C टू B, मतलब वर्क डन फ्रॉम A टू B ये बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम A टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू B। इसको मैं नाम देता हूं अगेन स्टेरिक। तो इसमें ये वर्क A टू B भी फाइंड करना है, A टू C भी फाइंड करना है और C टू B भी फाइंड करना है। सो फॉर, चलो मैं ये यहां पे लिखता हूं, WA टू B, फॉर WA टू B, A से लेकर B तक ये बॉडी जो है मूव होते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने इससे पहले आप लोगों को बता दिया कि यहां पे जो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड फोर्स है, यहां पे जो फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड फोर्स है, यहां पे जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, सेम है, ठीक है। अब यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट वहां पे हमने लिया था, मतलब इससे पहले कंडीशन पे यहां पर D था, यहां पे D2 था
और यहाँ पे क्या था D1, लेकिन अब ये डाउनवर्ड होगा और ये भी इस डायरेक्शन में होगा, तो ये क्या है, ये D1 है। ठीक है, अब इस रास्ते पे हम जाते हैं A से लेकर B तक। तो यहाँ पे अगेन मैं वही दोबारा जो है करता हूँ यहाँ पे कि WA to B ये बराबर है FD cos ऑफ थीटा। तो इस D cos थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे कि D1 ये बराबर है D cos ऑफ थीटा। ये एंगल कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कौन सा, ए से लेकर सी तक। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करें, ये मैंने प्रूफ भी किया है इससे पहले कंडीशन में। ठीक है, सो डब्ल्यू ए से लेकर बी तक ये जो वैल्यू आया है ये क्या है, FD1। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर ए। अब ये हो गया, अब इसकी बारी है ए से लेकर सी तक। तो चलो नंबर बी हम फाइंड करते हैं डब्ल्यू ए से लेकर सी तक। तो ए से लेकर सी तक ये वर्क डन क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक। तो मैं ये यहां पे बनाता हूं, ये ए है और ये सी है, और ये क्या है, एक बॉडी मूव होते हैं, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। इस पे फोर्स भी लगता है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है डाउनवर्ड। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहां पर भी फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन पे लगता है, डाउनवर्ड लगता है। ये बॉडी है, ये डाउनवर्ड आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है और इस पे जो फोर्स लगता है वो भी डाउनवर्ड है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं WA to C is equal to FD1 cos थीटा। तो थीटा की जगह मैं क्या पुट करूं, 0 डिग्री। Why 0? Because F is parallel to D1। तो क्या आ गया, WA से लेकर C तक ये क्या होगा, FD1। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। ये आ गया इक्वेशन नंबर बी। अब वर्क डन करना है फ्रॉम सी टू ए, सी टू बी, क्योंकि ये पाथ नंबर 2 है। ये क्या है, ये पाथ नंबर 2 है, पाथ 2, और ये क्या है, पाथ नंबर 1 है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, पार्ट नंबर 2 में ये पार्ट हमने फाइंड किया और इस पार्ट की बारी है WC to B। सो ये है पार्ट नंबर C। इसमें फाइंड करें क्या, WC to B। तो किस तरह फाइंड करना है, WC से लेकर B तक कितना है, सो ये वाला फासला है, ये है C और ये है B। अब ये बॉडी हम मूव करते हैं फ्रॉम C to B, लेकिन इस पे फोर्स लगता है डाउनवर्ड। यहां पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, यहां पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो WC to B ये बराबर है FD2 cos ऑफ 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। WC to B ये आ गया 0। दिस इक्वेशन नंबर C, ये आ गया इक्वेशन नंबर C। पुट इक्वेशन नंबर A, B, C एंड इक्वेशन नंबर स्टेरिक। इक्वेशन नंबर स्टेरिक में पुट करें तो इक्वेशन स्टेरिक इंप्लाइज डेट, यहां पे वैल्यू क्या देगा, FD1, FD1। यहां पे WA to C कितना है, वो भी FD1 है। ठीक है, और WC to B कितना है, वो है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्ट नंबर 1 पे जितना वर्क हो गया वो पार्ट नंबर 2 पे आ गया। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे कि कंक्लूजन हम ये लिखेंगे from equation number 1, from condition number 1 and condition number 2 we conclude that gravitational field is
कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो ये क्या था, कंजर्वेशन सॉरी वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले ऑलरेडी हमने एक पार्ट जो है वो पढ़ चुका है, वो देख ले पहले, फिर आ जाए सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एनर्जी ऑफ या मैकेनिकल एनर्जी हम पढ़ेंगे, चलिए जिसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।